हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं शिप्रा उपाध्याय आपको डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा जितना भी सिलेबस है यूपीएससी में वो कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट देखिए जीएस पेपर 3 में आता है। ठीक है। और जो भी इसमें जिस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं वो काफी इजी आते हैं। राइट। तो अगर आपका एक बेस क्लियर रहेगा, ठीक है, प्लस आप जिस भी साल एग्जाम देने वाले हैं, 24 में, 25 में, 26 में, तो आपने एक बार क्लास अटेंड कर ली, नोट्स पढ़ लिए, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स आप रेगुलरली पढ़ते गए, ठीक है, तो आप क्वेश्चन बहुत इजिली अटेंड कर ले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैं आपको क्लास के एंड में क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ लिखना कैसे है एक्चुअली। ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्चुअली बहुत छोटा सा है। ठीक है। क्वेश्चंस इससे आते ही आते हैं। राइट। और जनरली अगर आपको कुछ चीजें पता हो, देखिए यूपीएससी मेंस में आंसर लिखने की एक ट्रिक होती है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारे आंसर्स आते ही आते हो, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि टॉपर सब कुछ पढ़ के ही गए। ठीक है। इट जस्ट दैट दे नो द ट्रिक। ठीक है। तो आंसर लिखने की जो टेक्निक है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो टेक्निक भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। अब देखिए, नाम से ही क्लियर है कि कुछ डिजास्टर्स होंगे, चाहे वो एंथ्रोपोजेनिक हो, है ना, चाहे वो एंथ्रोपोजेनिक हो या फिर नेचुरल डिजास्टर, है ना, चाहे वो मेन मेड हो या फिर वो नेचुरल हो, उनका मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। मैनेजमेंट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि डिजास्टर क्या होता है कि मान लीजिए कि अर्थक्वेक आया, ठीक है, फ्लड आया, सुनामी आई, तो दिस इज समथिंग जो हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं रोक सकते इन्हें। राइट। बट नेचुरल डिजास्टर के केस में मैं ये चीजें बोल रही हूँ, एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर हमारे बस में है, वो हम रोक सकते हैं, है ना, क्योंकि कॉज बिहाइंड इट हम ही है ना, तो हम रोक सकते हैं। बट नेचुरल डिजास्टर इज समथिंग जो कि हमारे हाथ में नहीं है, और क्योंकि हम रोक नहीं सकते हैं, राइट, तो डिजास्टर के बाद और डिजास्टर के पहले, है ना, कुछ ऐसे रिस्पॉन्स हम ले सकते हैं जिससे कि जो ह्यूमैनिटी है या फिर हमारा एनवायरनमेंट है वो कुछ हद तक प्रोटेक्ट हो पाए। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम अर्थक्वेक रोक देंगे, ऐसा भी नहीं है ना, हनुमान जी तो हम है नहीं, पूरा का पूरा हमने अर्थक्वेक रोक दिया या सुनामी रोक दी, ऐसा कृष्ण जी की तरह ऐसा हाथ उठाया और पूरी की पूरी सुनामी रोक दी, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। लेकिन ह्यूमंस, है ना, राइट, जो भी हमारी जो आम जनता है वो प्रिपेयर्ड हो सकती है, गवर्नमेंट पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर सकती है, एग्जीक्यूटिव्स उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि कम से कम लॉस हो। राइट। तो दैट्स व्हाई इट्स मैनेजमेंट, कि आप डिजास्टर के पहले क्या कुछ कर रहे हैं, डिजास्टर के बाद क्या कुछ कर रहे हैं। ठीक है। तो किस तरीके से हमने मैनेज करना है वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। राइट। पर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पहले हमें जानना जरूरी है कि डिजास्टर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डिजास्टर, हजार्ड, वल्नरेबिलिटी, ठीक है, रिस्क बिकॉज ऑफ वल्नरेबिलिटी, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। ठीक है। और हम एक डिस्कस करेंगे मेंस का पीवाईक्यू। राइट। तो आज हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले डिजास्टर की डेफिनेशन देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। राइट। इसकी डेफिनेशन आप अगर एग्जाम में जैसे अगर कोई डिजास्टर पे क्वेश्चन आता है ना, तो आप डेफिनेशन जब आप लिखेंगे, राइट, तो डेफिनेशन किसी एक ग्लोबल बॉडी का ही लिखेंगे, जाहिर सी बात है। अगर आपको नहीं भी आ रही डेफिनेशन किसी ग्लोबल बॉडी का, तो मोर और लेस चीजें लिख करके आप उसका नाम लिख देंगे कम से कम,
कि हाँ यार ये एक ग्लोबल बॉडी है जिन्होंने ये डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन या फिर डब्ल्यूएचओ ने भी डेफिनेशन दे रखी है। तो आप ग्लोबल बॉडी का नाम लिख देंगे और डिजास्टर का एक डेफिनेशन आप लिख देंगे, ठीक है। तो एज पर यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर क्या होता है बेसिकली, आपका जो डेली का काम है ना। जैसे कि आप अपना डेली रूटीन जॉब फॉलो कर रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, राइट। तो उसमें डिसरप्शन आएगा, वो काम कुछ वक्त के लिए किसी वजह से रुक जाएगा, ठीक है। और डिजास्टर के कारण, डिजास्टर के कारण ह्यूमन लॉस हो सकता है, मटेरियल लॉस हो सकता है, इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। ह्यूमन लॉस मतलब कि लार्ज स्केल पे डेथ हो सकती है ना। अब ह्यूमन लॉस उसको बोलेंगे हम, राइट। इन्वायरमेंटल लॉस क्या होगा, जैसे कि जैसे वाइल्ड फायर हो गया, है ना, या फिर बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ हैं उनकी लार्ज स्केल पे डेथ हो गई, ठीक है। इकोनॉमिक एंड मटेरियल लॉस हो सकता है, जैसे कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट, उनका कोलैप्स हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो लॉस होंगे किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के कारण, और ये लॉस ऐसे होंगे जो कि कम्युनिटी के हिसाब से, कम्युनिटी के पोटेंशियल के हिसाब से वो इस लॉस को कम नहीं कर सकते, है ना। वो इस लॉस को कम नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ हद तक कम कर सकते हैं बट वो इस लॉस को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। हाँ, कुछ हद तक गवर्नमेंट, कम्युनिटी, एग्जीक्यूटिव, है ना, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, वो हेल्प कर सकते हैं सिचुएशन के साथ कोप करने के लिए, कोप अप करने के लिए। बट हाँ, बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। और हमारे पास इतनी सफिशिएंट, हमारे पास ना तो मैन पावर है, ना ही इतना सफिशिएंट हमारे पास, आप कह सकते हैं कि मॉनेटरी इतना ज्यादा हमारे पास इकोनॉमिक सारी चीजें मौजूद हैं कि हम डिजास्टर के जो भी लॉसेस हैं उनको खत्म कर सके। दैट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो डिजास्टर आप कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, जैसे कि फ्लड हो गया, सुनामी हो गया, राइट। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिजास्टर, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट इज हजार्डस इवेंट, व्हाट इज हजार्ड। अब देखिए हजार्ड क्या है, इट्स अ नेचुरल इवेंट एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल कहीं अर्थक्वेक आया है तो दैट इज अ हजार्ड, है ना। अच्छा, जैसे कि कहीं फ्लड आया है, दैट इज अ हजार्ड, ठीक है। जैसे कहीं लैंडस्लाइड आया है, जो भी रिसेंटली केरला में आया था लैंडस्लाइड, दैट इज अ हजार्ड। तो हजार्ड इज बेसिकली अ नेचुरल इवेंट, है ना। अगर कोई पॉपुलेशन इनसे अफेक्ट ना हो रही हो तो उसको हम डिजास्टर नहीं बोलेंगे। मान लीजिए कोई एक सेक्लूडेड एरिया है, ठीक है, कोई एक सेक्लूडेड एरिया है, वहां पे वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। अच्छा, लेकिन वहां पे कोई भी पॉपुलेशन नहीं थी, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, ठीक है। ना ह्यूमंस थे वहां पे, ना ही वाइल्ड कोई वाइल्ड लाइफ थी वहां पे, राइट। तो वो जो हजार्ड है वो आपका डिजास्टर में काउंट नहीं किया जाएगा, राइट। क्योंकि कोई लॉस नहीं हो रहा है ना। किसी एक सेक्लूडेड प्लेस पे अगर अर्थक्वेक आ रहा है, राइट, या वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है या सुनामी आ रही है, बट किसी तरह का कोई भी डैमेज नहीं हो पा रहा है, राइट, तो वो डिजास्टर में नहीं आएगा, ठीक है। वो केवल और केवल हजार्डस इवेंट रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए, कोई अगर हजार्डस इवेंट है, राइट, और कोई अगर वहां पर वनरेबल पॉपुलेशन है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज, चाहे वो ह्यूमंस हो, है ना, तो यहाँ कोई डिजास्टर नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर किसी भी जहां पे भी कहीं भी कोई हजार्डस इवेंट आपको दिख रहा है ना, लाइक अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, वहां पर अगर पॉपुलेशन रह रही हो या क्लाइमेट चेंज हो गया, वहां पर अगर कोई पॉपुलेशन रह रही हो और उसको अगर लॉस हो रहा हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज डिजास्टर, ठीक है। दैट विल बी कॉल्ड एज डिजास्टर। क्लियर? Disaster is clear, hazard is clear. What is the difference between two? So basically,
Hazard is a natural event, but disaster is its consequence. ठीक है, डिजास्टर इज इट्स कॉन्सिक्वेंस, जिसके कारण लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों डैमेज होती है, राइट। तो अगर कोई बंदा कहीं पे रह रहा है, राइट, और अर्थक्वेक आ जाता है जैसे, या फिर लैंडस्लाइड आ जाता है, जैसे आपने केरला का सुना होगा, रिसेंटली ही केरला में लैंडस्लाइड आया था, ठीक है। तो वहां पर आप कह सकते हैं कि बहुत ही लार्ज स्केल में पॉपुलेशन जो है वो अफेक्ट हुई थी, राइट। पॉपुलेशन काफी सारा जो है डेथ भी हुआ था वहां पर, ठीक है। वहां पे इकोनॉमिक लॉसेस भी हुए थे। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे, ऐसे इवेंट को हम बोलेंगे कि हाँ, यहाँ पर डिजास्टर आया था, ठीक है, क्लियर। ऑलराइट, नाउ हजार्ड के बाद हम देखते हैं कि किस टाइप का लॉस हमें देखने को मिलेगा, राइट। और वो कौन सी स्पीशीज हैं जिनको लॉस हो सकता है, ठीक है। तो हम वल्नरेबिलिटी मैपिंग करते हैं इस केस में कि किसको किसको लॉस हो सकता है एक्चुअली, या फिर डिजास्टर के आने से रिस्क किसको हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि हम वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, राइट। तो वल्नरेबिलिटी क्या है कि इट्स अ की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग रिस्क ऑफ डिजास्टर and defined as a condition that makes people, community, asset more susceptible to effect of hazard, ठीक है। तो अगर कहीं पे हजार्ड आया हुआ है ना, कहीं पे डिजास्टर, कहीं पे अगर आपको हजार्ड आया हुआ है, वहां अगर आसपास पॉपुलेशन है, वहां अगर आसपास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि इम्पैक्ट हो रही है उससे, है ना, तो किस हद तक वो इम्पैक्ट हो रहे हैं, है ना, किस स्केल पे वो इम्पैक्ट हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उसको हम बोलेंगे वल्नरेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर ओल्ड एज है, ओल्ड एज लोग हैं, ठीक है, एल्डरली पीपल जो है वो ज्यादा इम्पैक्ट होंगे किसी भी हजार्ड से। चिल्ड्रंस ज्यादा ससेप्टिबल हैं किसी भी हजार्ड के लिए, राइट। प्रेग्नेंट विमेन ज्यादा ससेप्टिबल है ना। जैसे कि कोविड, कोविड आपने सुना होगा, है ना। अब कोविड जो है, अगर कोई प्रेग्नेंट विमेन है, या फिर कोई एल्डरली है, कोई बच्चा है, या फिर कोई बीमार इंसान है, तो वो लोग ज्यादा ससेप्टेबल थे कोविड के लिए, राइट। तो वनरेबिलिटी जो है बेसिकली ये मेजर करता है कि किस तरह के लोग, है ना, वो ज्यादा अफेक्टेड होंगे किसी भी डिजास्टर से या किसी भी हजार्ड से, ठीक है, नॉट डिजास्टर, सॉरी, हजार्ड से। तो हजार्ड किस तरीके की वल्नरेबिलिटी लेकर के आता है, इसको हम डिजास्टर बोलेंगे, राइट। तो देखिए कितने टाइप्स की वल्नरेबिलिटी हैं। फर्स्ट इज योर इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी क्या होगा, मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है, ठीक है, कोई आपका ब्रिज है, ठीक है, बहुत सारा कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, और किसी हजार्ड के कारण आप वहां पर देखते हैं कि वो पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया है। तो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि वो ये दिखा रहा है कि वो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो वल्नरेबल है ना, वो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या है, वल्नरेबल है, ऑलराइट। तो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी में हम क्या देखेंगे कि जो भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, या कोई अगर आपके पास लाइव स्टॉक है ना, बहुत सारे लोग जो है वो पशुपालन भी करते हैं, राइट। तो अगर आपने बी फार्मिंग कर रखी है, या फिर आप जो है वो लाइव स्टॉक आपने रख रखे हैं, जैसे गाय, है ना, तो आपने अगर ऐसे कुछ लाइव स्टॉक रखे हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका भी अगर लॉस होगा तो आपको इकोनॉमिक लॉस कहीं ना कहीं होगा, राइट। या फिर मान लीजिए कि अगर एग्रीकल्चर, मान लीजिए कहीं पे फ्लड आ गया, राइट। तो जब नहीं आना चाहिए तब भी फ्लड आ गया, जब जरूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली फ्लड के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स तो है ही, फ्लड के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, नो डाउट, है ना। पहले के लोग इनफैक्ट फ्लड का वेट करते थे कि फ्लड आएगा तो क्या होगा, जो फर्टाइल लैंड, जो हमारी लैंड है वो फर्टाइल हो जाएगी, क्योंकि फ्लड के थ्रू जो रिवर्स है ना,
फ्लड के थ्रू जो रिवर्स हैं वो फर्टाइल सॉइल लेकर के आती थी, है ना, वो फर्टाइल सॉइल लेकर के आती थी, राइट। तो फ्लड की भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंट फ्लड आने लगे, क्योंकि आजकल जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल कोस्टल एरियाज में रह रही है ना, बिल्कुल पॉपुलेशन जो है वो कोस्टल एरियाज में रह रही है। हालांकि गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाया जाए, है ना, कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे पॉपुलेशन रिसाइड कम होना चाहिए, क्योंकि ऐसे एरियाज जो है वो डिजास्टर प्रोन एरिया है ना, ऐसे एरिया क्या है, डिजास्टर प्रोन एरिया है। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, पॉपुलेशन तो रहती ही है कोस्टल एरियाज में, राइट। तो अगर पॉपुलेशन वहां पर है और वहां पे अगर फ्लड आ रहा है ना, तो जाहिर सी बात है वहां पे एग्रीकल्चरल लॉस भी होगा, क्योंकि वहां पे अगर पॉपुलेशन है तो वहां पे जाहिर सी बात है वो खेती भी करेंगे ही सर्वाइवल के लिए, सही, राइट। या फिर वो कोई बिजनेस करेंगे, और बिल्कुल कोस्ट पर अगर आप बिजनेस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फ्लड की सिचुएशन में, सुनामी की सिचुएशन में वो चीजें खराब होंगी ही होंगी, राइट। तो ये चीजें हम देखते हैं कि इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, ठीक है, ये चीजें आपकी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी में आएंगी, है ना, ये कितना लार्ज स्केल पर जो है वो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है ना। जैसे कि पुअर पीपल्स है, राइट, तो वो ज्यादा वल्नरेबल है, जो पुअर पीपल है वो ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि मान लीजिए फ्लड आ गया, ठीक है। अब फ्लड आने के बाद यूजुअली लोग क्या करते हैं, यूजुअली लोग जो है वो चले जाएंगे अपने सेफर प्लेस पर। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी में हम ये सारी चीजें देखेंगे, है ना, कि कितने लाइफ स्टॉक्स का नुकसान हो रहा है, एग्रीकल्चर में कितना नुकसान हो रहा है, कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहां पर कितना नुकसान हो रहा है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोशल वल्नरेबिलिटी। अब देखिए सोशल वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, हम एक समाज में रह रहे हैं, है ना। अब मान लीजिए कि कोई फ्लड आया, ठीक है, तो फ्लड, जिस फ्लड का जितना इम्पैक्ट एक मेल पर्सन पर होगा, क्या उतना ही इम्पैक्ट एक ओल्ड एज पर्सन पर भी होगा, नहीं, है ना। फ्लड का जितना इम्पैक्ट किसी एक फीमेल पर होगा, क्या उतना ही इम्पैक्ट एक प्रेग्नेंट विमेन पर भी होगा, नहीं, डिफरेंसेस तो रहेंगे ही, है ना। या फिर फ्लड का जितना इम्पैक्ट किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पर होगा, क्या सेम इम्पैक्ट किसी एक पर्टिकुलर चाइल्ड पर भी होगा, नहीं, है ना। तो अलग अलग जो हमारी सोसाइटी में जो अलग अलग लोग हैं, है ना, तो अलग अलग लोगों पर इसका अलग अलग इम्पैक्ट आता है, ठीक है। बच्चे पर कुछ और इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, ओल्ड एज पर कुछ और इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई डिजीज्ड पर्सन है उसके ऊपर कोई और इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। मानो किसी का अगर हाथ पैर टूटा हुआ है, राइट, और ऊपर से भूकंप आ गया, तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना। कोई बीमार इंसान है उसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है, वही एक हेल्दी पर्सन है उसको कम प्रॉब्लम होगी। तो एक मैपिंग जो है वो सोसाइटी के हिसाब से भी होनी चाहिए, है ना, कि किस पर्टिकुलर पर्सन पर हमारे हमारे सोसाइटी में कैस किस हमारी सोसाइटी को कैटेगराइज करना चाहिए, है ना, कि इतने परसेंट लोग मेल हैं, इतने परसेंट लोग फीमेल हैं, इतने परसेंट लोग ओल्ड एज हैं, है ना, इतने परसेंट चिल्ड्रंस हैं, इतने परसेंट डिजीज्ड हैं, इतने परसेंट आपके डिसेबल्स हैं, राइट। तो अगर हमारे पास एक मैपिंग होगी परफेक्ट, हमें हमारे पास एक डेटा अगर होगा, तो हमें पता रहेगा कि हाँ यार इन लोगों पर इस तरीके का इम्पैक्ट हो सकता है, राइट। तो सोसाइटी में अलग अलग लोगों पर अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। इन द सेम वे नेक्स्ट है आपका फिजिकल, है ना, फिजिकल वल्नरेबिलिटी। अब फिजिकल का मतलब क्या हुआ, लेट से अगर कोई एक डिजास्टर आता है ना, तो उस पर्टिकुलर एरिया के लोग ज्यादा वल्नरेबल होंगे, है ना। मान लीजिए कि उत्तराखंड में एक डिजास्टर आया, राइट, तो उत्तराखंड के लोग ज्यादा वल्नरेबल होंगे, है ना। जैसे आपने सुना होगा चमोली डिस्ट्रिक्ट में, है ना, वो लैंड सिंकिंग वाला जो केस चल रहा था, ठीक है, या फिर केरला में लैंडस्लाइड आया हुआ था, ठीक। तो उस पर्टिकुलर जगह के लोग ज्यादा वल्नरेबल होंगे, है ना। जैसे
राजस्थान या यूपी के लोग तो ज्यादा वल्नरेबल होंगे नहीं, क्योंकि जहां पे हजार्ड आया हुआ है, जहां पे डिजास्टर आया हुआ है, वहां पे उस पर्टिकुलर जगह पे लोग ज्यादा वल्नरेबल होंगे, है ना। उस पर्टिकुलर जगह की जो स्पीशीज है, जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है, या फिर जो फ्लोरा है, जो फौना है, वो ज्यादा इम्पैक्ट होगा उन लोगों पर, है ना। तो फिजिकल वल्नरेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जहां पर भी किसी भी तरीके का डिजास्टर आ रहा है ना, वहां वो पर्टिकुलर एरिया, है ना, वो ज्यादा उस पर्टिकुलर एरिया पर इम्पैक्ट होगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर एरिया पर ज्यादा उसका अफेक्ट होगा, राइट। यानी कि वो पर्टिकुलर एरिया ज्यादा वल्नरेबल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी। इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटी का आप इस तरह समझिए, लेट से अगर कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, राइट, तो उस आसपास की जगह, है ना, आसपास की जगह में जाहिर सी बात है कि जो वहां का फौना है ना, सॉरी, वहां का जो फ्लोरा और फौना है वो इम्पैक्ट होंगे, राइट। वहां के जो पेड़ पौधे हैं वो इम्पैक्ट होगा उन पर। जैसे कि अमेजोन फॉरेस्ट में जब वाइल्ड फायर हुआ था, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पूरा का पूरा जो एरिया है उस पर इम्पैक्ट हुआ था, है ना, पूरे पूरे एरिया पर इम्पैक्ट हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर डिजास्टर के कारण, है ना, पूरे के पूरे एरिया के फ्लोरा और फौना पर अगर इम्पैक्ट होता है, तो वो एरिया का पूरा क्या है, वल्नरेबल है ना। तो इम्पैक्ट कैसे होता है फ्लोरा या फौना पे? लेट्स से अगर नेचुरल डिजास्टर है ना, तो आपने सुना होगा कि सहारा डेजर्ट या थार डेजर्ट हमेशा से डेजर्ट नहीं थे, राइट। ये पहले कभी लश ग्रीन फॉरेस्ट रहे होंगे, है ना। इसका मतलब ये कि कभी ना कभी डिजास्टर वहां पर आया होगा, है ना, स्लो ही हो, है ना। एक तो होता है कि डिजास्टर जो बहुत क्विक क्विक जिसका इम्पैक्ट हो, जैसे कि आपका अर्थक्वेक हो गया, है ना। अर्थक्वेक का इम्पैक्ट जो है वो काफी सडन होगा। कुछ डिजास्टर ऐसे होंगे जिनका इम्पैक्ट सडन नहीं होगा, वो बहुत ग्रेजुअल होगा, राइट। जैसे कि डेजर्टिफिकेशन, राइट। डेजर्टिफिकेशन जो है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आज आप देखोगे कोई एक पर्टिकुलर एरिया है ना, आज आप देखो कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पे लश ग्रीन आपको फॉरेस्ट दिख रहा है ना, और कल सुबह आप उठे और ये पूरा का पूरा जंगल खत्म और यहाँ पर डेजर्ट आ गया, ऐसा तो होगा नहीं, राइट। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है ना। जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती है ना जो बहुत धीरे धीरे होती हैं, एक साथ नहीं होती है ना। तो जो बहाव है ना जीवन का वो बहुत स्लो है। अगर हम बहुत ज्यादा अवेयर हैं, है ना, तो ही हम उस बहाव को समझ सकते हैं कि हाँ यार, चेंजेस जो है वो बहुत स्लो स्लो हो रहे हैं। कोई भी आपके लाइफ में कोई भी घटना घटती है ना, ऐसा नहीं है कि वो पलक झपकते ही अगले दिन अचानक से घट गई, नहीं। उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी होती है। हम इतने बेहोशी से जीते हैं कि हमें पता नहीं होता उस घटना के बारे में। अगर हम अवेयरनेस में जिए, हमें उस घटना के बारे में पता होगा, है ना। तो डेजर्टिफिकेशन भी ऐसा स्लो प्रोसेस है जो ग्रेजुअली जो है वो पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है दैट कन्वर्ट्स इनटू अ डेजर्ट, राइट। तो एक इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटी भी होगी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि जो लश ग्रीन एरिया है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ फॉरेस्ट, राइट। अच्छा, फिर आपका एटीट्यूडिनल वल्नरेबिलिटी। अब एटीट्यूडिनल वल्नरेबिलिटी क्या होता है इसको आप समझिए। मान लीजिए कि कहीं पर, जैसे केरला का एग्जांपल लेते हैं या फिर जैसे पाकिस्तान में फ्लड आया था, है ना, इन दोनों सिनेरियो को अपन कंपेयर करते हैं, ठीक है। और एक सिनेरियो और लेते हैं जापान का, राइट। एक एग्जांपल हम लेते हैं इंडिया का, और एक एग्जांपल हम लेते हैं पाकिस्तान का, ठीक है। अच्छा, अब देखो पाकिस्तान में जब फ्लड आया तो पाकिस्तान में क्या है, रिसोर्सेस कम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, राइट। और पॉपुलेशन ज्यादा है, एरिया के हिसाब से तो ज्यादा ही, राइट। तो अगर वहां कोई अगर डिजास्टर आता है, राइट, तो लोगों का जो माइंडसेट है वो नेगेटिव हो जाता है कि यार डिजास्टर आ गया, अब तो बहुत दिक्कत होगी, डिजीज हो जाएगा,
है ना, सरकार। तो वहां के लोग जो है पूरी तरीके से सरकार पर डिपेंड हो गए, राइट। और वहां की जो सरकार है वो ग्लोबली दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड है कि भैया पैसा दो तो हम हमारी जनता के लिए कुछ करें, राइट। तो पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी सरकार पर डिपेंडेंट है, पाकिस्तानी हुकूमत पर डिपेंडेंट है। और पाकिस्तानी हुकूमत किससे, विदेशी मदद पर डिपेंडेंट है, ग्लोबल हेल्प पर वो डिपेंडेंट है, राइट। तो वहां का जो पूरा माइंडसेट है वो नेगेटिव है कि यार इस चीजों से हम बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, है ना। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में अगर कोई भी डिजास्टर आता है, राइट, तो यहाँ के लोग ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ के लोग क्या होता है, इनिशियली वो थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, अगर बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं तो, है राइट। तो वो थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं कि यार पोस्ट डिजास्टर जो भी मेजर्स लिए जा सकते हैं, है ना, तो पोस्ट डिजास्टर जो भी मेजर लिए जा सकते हैं वो हम ले सकते हैं, तो हम लेंगे, है ना। लेकिन होता क्या है कि जो समझदार लोग होंगे वो थोड़े बहुत एफर्ट्स तो लेंगे, ठीक है। पोस्ट डिजास्टर जो भी एफर्ट्स लिए जा सकते हैं रिहैब के लिए, या फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इन सब ऐसे एफर्ट्स वो लेंगे। बट आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मोर और लेस, है ना, वी आर डिपेंडेंट ऑन दी गवर्नमेंट, मोर और लेस वी आर डिपेंडेंट ऑन दी गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मान लीजिए कि डिजास्टर खत्म हो चुका है, पोस्ट डिजास्टर अगर आप देखते हैं, है ना, तो हमारा जो माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं होता, बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं होता। तो हमारा जो माइंडसेट होता है वो कुछ ऐसा होता है कि हाँ ठीक है यार कोई बात नहीं, डिजास्टर आ गया है, अब हम इससे बाहर निकल सकते हैं, सरकार हमारी मदद करेगी, एट दी सेम टाइम हम थोड़ी सी हिम्मत रखते हैं तो हम बाहर इससे निकल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जापान की, राइट। जापान में अगर आप देखेंगे तो वहां तो देखिए आपको अर्थक्वेक हमेशा ही देखने को मिलेगा, जापान में आपको बहुत ही फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक देखने को मिलता है, राइट। जापान के लोगों का जो एटीट्यूड है, इट इज लाइक कि यार अर्थक्वेक आया है तो कोई बात नहीं, अर्थक्वेक के बाद यानी कि पोस्ट डिजास्टर दे डू हार्ड वर्क, राइट। और जो भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी उनका लॉस हुआ है, वेदर इट्स इकोनॉमिक लॉस, वेदर इट्स फिजिकल लॉस, है ना, वो सारे लॉसेस को बियर करते हैं, राइट। और वो चीजें जो है वापस से रिवर्ट करते हैं ताकि वो चीजें वापस से ठीक हो पाए, है ना। तो जापान के लोग इतने मेहनती है, इतने पॉजिटिव एटीट्यूड है उनका कि वहां पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आते रहते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, स्टिल स्टिल दे गाइस आर डूइंग वेरी गुड, है ना। जापान एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, राइट। वहां के लोगों का माइंडसेट ही इतना पॉजिटिव है, तो हम इसको कह सकते हैं कि वहां का जो एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटी है जापान की वो कम है, काफी कम है ना। इंडिया का जो है आप कह सकते हैं कि एक एवरेज वल्नरेबिलिटी है हमारे यहाँ। अगर आप इंडिया में किसी रिमोट एरिया में चले जाए तो वहां वल्नरेबिलिटी ज्यादा है। अवेयरनेस और आप कह सकते हैं कि एटीट्यूड जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, है ना, अवेयरनेस जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा वल्नरेबिलिटी रहेगी, राइट, उतना ज्यादा वल्नरेबिलिटी रहेगी, ठीक है, क्लियर। तो हमने तीन डेफिनेशन देखी, डिजास्टर की, वल्नरेबिलिटी की और हजार्ड की, है ना। तीनों को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। डिजास्टर का मतलब सिंपली क्या हुआ कि आपका जो डेली एक्टिविटीज जो हो रही है ना, डेली एक्टिविटीज जो हो रही हैं, अगर कहीं पर कोई ऐसा हजार्ड आता है, लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, है ना, जिसके कारण ह्यूमन लॉस होता है, जिसके कारण वाइल्ड लाइफ लॉस होता है, जिसके कारण इन्वायरमेंटल लॉस होता है, या फिर कोई आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें लॉस होता है यानी इकोनॉमिक लॉस होता है, तो और ह्यूमैनिटी जो है उसके खिलाफ, है ना, इस पूरी सिचुएशन से निपटने के लिए कोई भी कंक्रीट कदम नहीं उठा सकती है, राइट। वी कैन वी कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट, वी कैन नॉट एलिमिनेट इट, राइट। तो ह्यूमैनिटी जो है या फिर जो कम्युनिटी है, राइट, तो लोगों के हाथ में नहीं होती ये चीजें, राइट। तो देयर एबिलिटी टू कोप इज लिमिटेड, ठीक है। आप कहीं अर्थक्वेक आएगा तो कहीं कर सकते हो, ऐसा तो नहीं कि धरती को रोक दोगे कि धरती हिले ही ना,
धरती रोक देंगे, हम कृष्ण जी हैं, हमने ऐसा कानी उंगली उठाई और हमने धरती रोक दी, ऐसा तो हम नहीं कर सकते, है ना। तो और फिर एक हमारे अंदर एक नोशन चलता रहता है कि आई डोंट नो आपने सुना है या नहीं, बट हमने बचपन में खूब सुना है कि जो हमारे शेषनाग है, शेषनाग अगर फूक मारते हैं तो फिर भूकंप आता है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमारे पास इतने प्री कंसीव नोशन हमने डेवलप कर रखे हैं, है ना, तो हम डिजास्टर्स के इम्पैक्ट को रिड्यूस कैसे करेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस इस कंडीशन में। ये कैसे पॉसिबल होगा अगर हमने ये मान के चल रहे हैं कि यार जो होना है वो तो होगा ही, राइट। ये तो भगवान ने किया कर रखा है, भगवान के सामने हम क्या ही कर सकते हैं, राइट। तो भगवान ने तुम्हें ये थोड़ा ना बोला है कि कोई मेजर लो मत, प्री डिजास्टरस मेजर लेने को भगवान ने तो नहीं मना किया है। तो प्री डिजास्टरस रिस्पॉन्स तो हम ले सकते हैं, राइट। हाँ, बहुत ज्यादा लिमिटेड ही होगा वो, राइट। वो डिजास्टरस रिस्पॉन्स लिमिटेड ही होगा, ऐसा नहीं कि हम पूरा अर्थक्वेक रोक ले, फ्लड रोक ले, ऐसे हाथ किया और समुद्र का पानी उधर चला गया, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इस केस में कुछ रिस्पॉन्स हम ले सकते हैं, राइट। क्या क्या हम रिस्पॉन्स ले सकते हैं उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा हजार्ड। नाउ व्हाट इज हजार्ड? हजार्ड इज सिंपली क्या है, कोई भी अगर नेचुरल इवेंट हो रहा है, जैसे कहीं पे अगर जंगल में आग लग गई, है ना, या फिर कहीं पर अगर आप देखेंगे लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है, कहीं पर डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, तो ये जो इस तरीके के जो नेचुरल इवेंट्स हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं हजार्ड। नाउ व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन हजार्ड एंड डिजास्टर? जब तक कि हजार्ड एक लार्ज स्केल पर पॉपुलेशन को, कम्युनिटी को, वाइल्ड लाइफ को, राइट, हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं करता है, तब तक हम हजार्ड को डिजास्टर नहीं बोलेंगे, राइट। हेयर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, है ना, कि this is the hazardous event and there are vulnerable population, right। अभी तक दोनों अलग अलग हैं। अगर ये हजार्ड किसी सेक्लूडेड एरिया में आ रहा है तो क्या होगा, ये हजार्ड होगा, है ना। लेकिन अगर ये हजार्ड इम्पैक्ट कर रहा है पॉपुलेशन को, राइट, हमें इकोनॉमिकली इम्पैक्ट कर रहा है, हमें फिजिकली इम्पैक्ट कर रहा है, तो वी विल कॉल इट एज डिजास्टर, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अब हजार्ड इवेंट्स के कारण क्या होगा, डिजास्टर आएगा, और डिजास्टर के कारण लोग जो है वो वल्नरेबल होंगे, है ना, क्योंकि अलग अलग लोगों पर अलग अलग इम्पैक्ट होगा डिजास्टर का, राइट। जैसे कि अगर कोई ओल्ड एज है उस पर अलग इम्पैक्ट होगा, कोई अगर चाइल्ड है उस पर अलग इम्पैक्ट होगा, राइट। तो सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सब पर अलग अलग इम्पैक्ट होगा डिजास्टर का, ठीक है। ना सिर्फ लोगों पर बल्कि एनवायरमेंट पर भी अलग अलग इम्पैक्ट होगा, राइट। तो इन दैट्स व्हाई वल्नरेबिलिटी हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू मल्टीपल टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज योर इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, जहां पर अगर कोई इकोनॉमिक लॉस हो रहा है ना, जैसे एग्रीकल्चर में लॉस हो गया आपका, प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, लाइफ स्टॉक में लॉस हो गया, राइट, तो वहां पर क्या होगा, वो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी होगी, ठीक है। सोशल वल्नरेबिलिटी क्या हो गया, जैसे ओल्ड एज को लॉस हो रहा है या किसी चिल्ड्रन को ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो क्या हो गया, सोशल वल्नरेबिलिटी हो गई, ठीक है। फिजिकल वल्नरेबिलिटी क्या हुआ, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर अगर कोई डिजास्टर आया हुआ है ना, तो वो पर्टिकुलर जो एरिया है वो इम्पैक्ट होगा, है ना, वो पर्टिकुलर पूरा का पूरा एरिया इम्पैक्ट होगा, तो वो क्या हो गया, फिजिकल वल्नरेबिलिटी हो गई। एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी क्या है, जैसे कि अमेजोन फॉरेस्ट में जैसे कि आग लग गई थी, राइट, तो दैट वाज एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी, कि वो पूरा का पूरा जो एरिया है उस वक्त के लिए, है ना, ड्राई सीजन में स्पेशली वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, राइट। कोई अगर एरिया सहारा डेजर्ट है ना, या फिर थार डेजर्ट है, तो यहाँ बोला जा रहा है, अब यहाँ बोला जा रहा है कि नाउ इट विल बी कन्वर्टिंग इनटू लश ग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो आपका सॉइल डिग्रेडेशन हो गया, दैट इज ऑल्सो वल्नरेबल, ठीक है, इट कम्स अंडर एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटी, तो दैट आई टोल्ड यू विद एग्जांपल्स कि जापान का जो एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटी है, that is much more higher, है ना, सॉरी, much more
लोअर, क्योंकि वहां के लोग कम वल्नरेबल है ना, वहां का जो लोगों का जो एटीट्यूड है दैट इज मोर पॉजिटिव टुवर्ड एनी डिजास्टर, है ना, कि पोस्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स जापान में काफी अच्छा है, राइट। तो दे डू हार्ड वर्क और वो वापस से सारी चीजों को ठीक कर लेते हैं। अनलाइक इंडिया, इंडिया में भी एक पॉजिटिव एटीट्यूडल तो है बट इतना नहीं है, ठीक है, बहुत ही कम है एक्चुअली। अवेयरनेस लेवल कम है, राइट, नेगेटिविटी ज्यादा है, लोग जो है वो गवर्नमेंट पे ज्यादा डिपेंडेंट है, राइट। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब अगर देर इज अ हजार्ड, देर इज अ डिजास्टर, वल्नरेबल पॉपुलेशन इज देयर, तो ऑब्वियसली देयर वुड बी रिस्क, है ना, रिस्क भी होगा, राइट। अच्छा, तो रिस्क किस तरीके का होगा, ठीक है, रिस्क लाइफ थ्रेट होगा, है ना, एनवायरमेंटल रिस्क होगा, राइट, इकोनॉमिक रिस्क होगा, तो हर तरीके का आप रिस्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस रिस्क को कैसे डील किया जाए वो हम देखते हैं, ठीक है, हाउ दीज टाइप ऑफ रिस्क कैन बी डील्ड, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या है, रिस्क एक्सेप्टेंस। सबसे पहले क्या है, रिस्क एक्सेप्टेंस, रिस्क है या नहीं है पहले तो यही एक्सेप्ट करना जरूरी है, राइट, क्योंकि लोग क्या है, लोग बेहोश हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, जैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखोगे, है ना, कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में तो पहले तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि यार प्रॉब्लम है, ठीक है, हम भागते हैं यूजुअली, वी आर नॉट ऑनेस्ट विद अवर सेल्फ, हम भागते हैं प्रॉब्लम से। अगर जिस द मोमेंट वी एक्सेप्ट कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम बाहर नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारे ही अंदर है, द मोमेंट वी एक्सेप्ट द प्रॉब्लम, ठीक है, द मोमेंट वी रियलाइज द प्रॉब्लम, द मोमेंट वी मैप द प्रॉब्लम, तो वहां पर शुरुआत हो जाती है वो प्रॉब्लम को खत्म करने की, है ना। अब आप अगर, आपकी अगर प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है, अब आप ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि यार मेरा प्रिपरेशन नहीं है, राइट। आप जो है, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि वो प्रिपेयर्ड है बट वो होते नहीं है, ठीक है। तो अब जो स्टूडेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपने मान लीजिए मॉक दिया और आपके मॉक में मार्क्स अच्छे नहीं आए, राइट, तो आपने क्या किया, आपने सोचा कि यार मेरी गलती थोड़ी ना है, ये तो क्वेश्चन गलत है ना, या फिर ये मॉक टेस्ट पेपर ही बहुत ज्यादा टफ था, ठीक है, आपने कल फिर से दिया, आपका कल फिर से मार्क्स कम आए, तो आप क्या बोलोगे, यार आज तो मूड नहीं था, आज तो बेमन से दे दिया था, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो चीजों को, ठीक है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि एक्सेप्ट कर लेंगे चीजों को, है ना, कि यार मेरे से कोई गलती तो हुई होगी, राइट, बट वो अपनी गलती को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, राइट, मतलब वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होंगे कि यार मैंने वाकई में रिवीजन नहीं किया है, या मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, राइट। तो दे आर नॉट एबल टू क्लैरिफाई इट, दे आर नॉट एबल टू नो द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड इट, यार मार्क्स कम आए क्यों आखिर, राइट। तो वो जो एक्सेप्टेंस है वो जरूरी है पहले तो, ठीक है, कि यार देखो कमी तो है, कमी कहाँ है वो जानना, पहले तो वो एक्सेप्ट करना जरूरी है कि यार कमी तो है। अब जब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भैया कमी तो है, राइट, तो क्या है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको हम अवॉइड करना, रिस्क अवॉइडेंस, नेक्स्ट इज योर रिस्क अवॉइडेंस। अब रिस्क अवॉइडेंस में क्या आएगा कि एक हम इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे, है ना, एक हम इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे कि यार ये सारी चीजें अगर हम कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, रिस्क जो है वो कम रहेगा, है ना, ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो इससे क्या होगा, रिस्क जो है वो कम रहेगा, ठीक है। यानी कि हमने अगर एग्जाम दिया, मॉक टेस्ट सॉल्व किया, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो पहले तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ यार मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, राइट। उससे भागने की बजाय हम बैठ के देखेंगे कि यार कहाँ गलती हो रही है, राइट, कहाँ गलती हो रही है, हम बैठ के वहां पर हम देखेंगे, ठीक है, हम उसका एनालिसिस करेंगे, मॉक टेस्ट का, मॉक टेस्ट का हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद क्या करेंगे हम, रिस्क रिडक्शन, रिस्क रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, अप्रोप्रिएट टेक्निक को यूज करके जो भी रिस्क है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे, राइट। व्हाट वुड बी अप्रोप्रिएट टेक्निक, फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप मॉक टेस्ट का ही एग्जांपल ले रहे थे, राइट,
तो आप क्या करेंगे, आप अपने टीचर्स के पास जाएंगे, आप अपने मेंटोर्स के पास जाएंगे, आप अपने सीनियर्स के पास जाएंगे, आप उनसे पूछेंगे कि यार देखो ये मैंने टेस्ट दिया, मेरे इतने मार्क्स तो आ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे में कुछ कमी है। ठीक है, हर इंसान में कमी होती है, उसको एक्सेप्ट करना कोई दुख की बात नहीं है। राइट, एक्सेप्ट कर लिया आपने, अब आप इसको सुधार करेंगे। तो आपको अभी पता नहीं चल पा रहा है कि सुधार कहाँ करना है, तो आप किसी की हेल्प लेंगे। ठीक है, अब आप उसने आपको वही टेक्निक बताई कि हाँ देखो, एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करो, एक एक स्टेटमेंट में कहाँ तुमने गलती करी है, फैक्चुअल मिस्टेक्स हुई है या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स है, या तुमने कुछ चीजें पढ़ी ही नहीं थी, या तुमने लॉजिक गेस करके नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक टेक्निक बताएगा आपको। राइट, कि किस तरीके से आपके मेंटर या आपके टीचर आपको एक टेक्निक बता दिया आप उन्होंने। ठीक, अब आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपने काम करना किसकी हेल्प से शुरू किया, रिस्क ट्रांसफर। ठीक है, कि आपने एक पर्टिकुलर टेक्निक खुद से अडॉप्ट की, जब आपसे खुद से नहीं हुआ कि यार ये तो मेरे बियॉन्ड है, मेरे कैपेसिटी के बियॉन्ड है, तो आपने क्या किया, आपने थर्ड पार्टी की हेल्प ली कि भैया मदद करो। राइट, तो रिस्क पे यही करते हैं, अगर कोई डिजास्टर है, राइट, तो पहले तो डिजास्टर को एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, कि यार इससे ये रिस्क हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, उस रिस्क को क्या करना पड़ेगा, फिर मैप करना पड़ेगा, हाँ देखो यार ये प्रॉब्लम आ सकती है ये डिजास्टर से। ठीक है, जैसे कि कोई अगर साइक्लोन आने वाला है, तो वो 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले अर्ली वार्निंग डिटेक्शन सिस्टम के थ्रू हमें पता चल जाता है। ठीक है, हमें पता चल जाता है कि यार ये पर्टिकुलर साइक्लोन आने वाला है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्री डिजास्टरस रिस्पॉन्स लेती है ना। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम रिस्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं। राइट, यार ये पर्टिकुलर रिस्क हो सकता है ह्यूमैनिटी पर, कम्युनिटी पर, ये पर्टिकुलर रिस्क हो सकता है इकोनॉमिक रिस्क हो सकता है। राइट, यहाँ लाइव स्टॉक्स पर ये चीजें रिस्क हो सकती है। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या किया, रिस्क को एक्सेप्ट किया। राइट, तो एक इन्फॉर्म डिसीजन लिया हमने। राइट, एक इन्फॉर्म हमने डिसीजन लिया कि जो भी पॉसिबल कंसिक्वेंसेस हैं वो हमने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, रिस्क अवॉइडेंस, मतलब कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटी लीडिंग टू रिस्क रियलाइजेशन, जहां कहीं भी रिस्क ज्यादा है वो चीजें हम कम से कम करेंगे। है ना, मतलब हमको पता है कि साइक्लोन के टाइम पे कोस्टल रीजन्स पे नहीं जाना है, तो हम नहीं जाएंगे। राइट, गवर्नमेंट जो है अगर पहले अर्ली वार्निंग डिटेक्शन सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट अगर आपको अर्ली वार्निंग दे रही है, तो हम अवॉइड करेंगे उस जगह पर जाना, दैट इज कॉल्ड एज रिस्क अवॉइडेंस। राइट, नाउ नेक्स्ट इज रिस्क रिडक्शन। व्हाट इज रिस्क रिडक्शन, बेसिकली इट्स यूजिंग ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्निक टू रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ रिस्क अकरेंस। राइट, तो फॉर एग्जाम्पल अगर साइक्लोन आया हुआ है ना, तो आप अप्रोप्रिएट टेक्निक क्या यूज करोगे, वहां के जो लोग हैं दे विल रिहैब, है ना, वहां पे जो भी लोग हैं उनको रिहैब किया जाएगा, दूसरी जगह पर भेजा जाएगा, वो पूरा का पूरा जो एरिया है वो वेकेट किया जाएगा। राइट, वहां पे वेकेट किया जाएगा पूरा का पूरा वो एरिया। ठीक है, अच्छा, इन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। राइट, बिकॉज व्हाट इज डिजास्टर, इट इज बियॉन्ड द कम्युनिटी पोटेंशियल्स टू कोप अप, है ना, तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, दैट्स व्हाई देयर इज अ रिस्क ट्रांसफर, दैट इज कि वी कैन ट्रांसफर द रिस्क टू द इंश्योरेंस कंपनी, कि अगर सब कुछ करने के बाद भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, राइट, तो रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को हमने क्या भर रखा है। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पैसे देगी। ठीक है, इन केस अगर किसी को कोई किसी को अगर चोट लग जाती है, कोई अगर डिसेबल हो गया उस दौरान, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या है, वो ट्रीटमेंट के लिए पैसे देगी। ठीक है, अच्छा, नाउ रिस्क भी हो गया। अब विल सी कि जो वल्नरेबिलिटी है ना, उसको हम एसेस कैसे करेंगे, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर जगह, कोई भी पर्टिकुलर लोग अगर इम्पैक्ट हो रहे हैं डिजास्टर से, तो उसको हम मैपिंग कैसे करेंगे, किस कारण से, सॉरी किस टेक्निक को हम यूज करेंगे, ताकि हम ये पता कर पाए कि वो पर्टिकुलर जगह पर वल्नरेबिलिटी कितनी है। राइट, तो फर्स्ट इज योर साइंटिफिक अप्रोच, फर्स्ट इज योर साइंटिफिक अप्रोच। अब साइंटिफिक अप्रोच में क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, एक
रिसर्च किया जाएगा एक पर्टिकुलर एरिया का, है ना, कि इस एरिया में फ्रीक्वेंटली डिजास्टर आते हैं या नहीं आते हैं, क्या ये एरिया डिजास्टर प्रोन एरिया है या नहीं है, जहाँ पे कितने परसेंटेज लोग हैं जो कि ज्यादा वल्नरेबल है ना। अच्छा, फिर यहाँ का सॉइल कैसा है, यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है, राइट, यहाँ पे डिजीज कॉजिंग एजेंट कितने सारे हैं। तो ये पूरा रिसर्च कर करके एक पूरा जो है वो रिसर्च करके एक पूरा डेटा निकाला जाएगा, राइट। ये हो गया आपका साइंटिफिक अप्रोच, कि साइंटिस्ट ने क्या किया, एक पूरा रिसर्च किया उस एरिया पर, है ना। जैसे कि कुछ, जैसे उत्तराखंड का कुछ एरिया है जो कि डिजास्टर प्रोन एरिया है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है ना। अब वहां पे क्या किया गया, एक साइंटिफिक रिसर्च की जाएगी, मैप किया जाएगा वो एरिया, कि किन किन जगहों पर अर्थक्वेक बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आते हैं, है ना, किन किन जगहों पर अर्थक्वेक कम आते हैं, राइट, किन किन जगहों पर कितने परसेंट लोग जो है वो ज्यादा वल्नरेबल है, ठीक है, किन किन जगहों पर कितने परसेंट फौना है, कितनी परसेंट फ्लोरा है जो कि ज्यादा वल्नरेबल है, राइट। तो अलग अलग जगह पर क्या किया जाता है, उसको रिसर्च की जाती है, एक पूरा डेटा तैयार किया जाता है, और वो डेटा जो है वो गवर्नमेंट को दिया जाता है, किस लिए, ताकि प्री डिजास्टरस रिस्पॉन्स और पोस्ट डिजास्टरस रिस्पॉन्स लिया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट इज योर पॉलिसी अप्रोच। पॉलिसी अप्रोच में क्या होगा, इफ गवर्नमेंट हैव द डेटा, है ना, इफ गवर्नमेंट हैव द डेटा अबाउट द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वल्नरेबिलिटी, ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट के पास डेटा है तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कैन इजिली टेक्स द एक्शन, राइट, गवर्नमेंट कैन इजिली टेक्स द एक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट डिजास्टर, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने पहले तो साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू एक रिसर्च की, और वहां पे पता चला कि यार यहाँ पर डैम बनने की वजह से, इसके अलावा टूरिस्ट फ्लो ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर फ्रीक्वेंट डिजास्टर देखने को मिल रहे हैं, प्लस देर आर अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो, राइट, अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑल्सो, जिसकी वजह से यहाँ पर डिजास्टर हो रहा है, राइट। तो गवर्नमेंट के पास एक डेटा आ गया, जब गवर्नमेंट के पास एक डेटा आ गया तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अब उस डेटा के हिसाब से पॉलिसीज बनानी शुरू करी, ठीक है, ऑलराइट। Now next is classification of disaster, right? Now see, disaster can be classified into what? Into anthropogenic disaster, or you can say natural disaster. ठीक है, so first we'll talk about natural disaster. Natural disaster, I hope you might be very clear with it कि natural disaster में क्या क्या आ जाएगा, earthquake आ जाएगा आपका, इसमें आपका earthquake आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा, है ना, फ्लड आ जाएगा, लैंडस्लाइड आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका डेजर्टिफिकेशन आ जाएगा, है ना, सॉइल डिग्रेडेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ऑल दीज आर फॉर्म ऑफ नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेचर जिम्मेदार है, और कोई जिम्मेदार नहीं है इसमें, ठीक है। फ्यू आर एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर। एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि टॉक्सिक वेस्ट रिलीज हो रहा है, पोल्यूशन ज्यादा हो गया, जैसे दिल्ली में आपने स्मॉग देखा होगा, है ना, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है। डैम फेल्योर हो गया अगर, राइट, कहीं आपने सुना होगा डैम फट गया, राइट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर कोई, अगर डैम है जैसे, है ना, तो वहां पे सिल्टेशन हो जाता है, क्योंकि रिवर्स को क्या करते हैं अपन, रिवर्स को ही तो अपन बांधते हैं ना, बांध में, बांध का मतलब क्या हुआ एक्चुअली, कि रिवर्स को हमने बांध दिया है, टाई कर दिया है, राइट। तो रिवर्स का जो नेचुरल फ्लो है हमने एक जगह पर रोक लिया है, राइट। तो रिवर्स के नीचे जो सेडिमेंट्स होंगे वो तो यहाँ पर डिपॉजिट होंगे ही ना, राइट। और ग्रेजुअली इसको जब डीसिल्टेशन नहीं की जाती है, ये सेडिमेंट्स को बाहर नहीं निकाला जाता है, उस वजह से क्या होता है, उस वजह से ये डैम जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है बारिश के सीजन में, राइट। ओवरफ्लो हो जाने की वजह से कभी कभी डैम फेलियर हो जाता है, और फ्लड जो है, अब यहाँ यहाँ पर जो फ्लड आता है उसको हम एंथ्रोपोजेनिक फ्लड बोलते हैं,
एक तो फ्लड जो कि नेचुरल रीजन की वजह से आ रहा है कि बारिश बहुत ज्यादा हुई और फ्लड आ गया। एक तो रीजन ये हुआ कि जब डैम है, जैसे कोशी रिवर आपने सुना होगा, ठीक है, कोशी रिवर में इतना ज्यादा सेडिमेंट्स हैं कि वहां कितने भी डैम बना लो वहां पर फ्लड्स आएंगे ही आएंगे। राइट, कोशी कोसी रिवर इज इन द बिहार, ठीक है। तो डैम बनाने के बाद भी वहां पे जब डिसिल्टेशन नहीं की जाती है, मतलब जो भी सेडिमेंट्स इकट्ठा हुए हैं उनको जब नहीं हटाया जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है। राइट, और रेनफॉल, हैवी रेनफॉल के टाइम पर क्या होता है, ये डैम को ओपन करना पड़ता है। राइट, और जब डैम ओपन होता है तो जाहिर सी बात है जो आसपास की जो लोकेलिटी होगी उस पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लड। राइट, तो डैम फेल्योर भी हो जाता है, या कभी वॉर हो गया, जैसे आप देखे होंगे रशिया में, मिडिल ईस्ट में तो होता ही रहता है, ये तो उनके लिए रोज की बात है। ठीक है, मिडिल ईस्ट में जैसे आप वॉर देखते हैं, रशिया यूक्रेन का भी वॉर देख रहे हैं आप। राइट, तो ये सारे जो वॉर्स आप देख रहे हैं इनके कारण भी क्या हो, ये भी एक तरीके के डिजास्टर ही है ना। यहाँ पे भी तो लार्ज स्केल पे इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, यहाँ पे भी लार्ज स्केल पे क्या हो रहा है, आपका एनवायरमेंटल लॉस हो रहा है, आपका कम्युनिटी लॉस हो रहा है, मतलब पॉपुलेशन की डेथ हो रही है लार्ज स्केल पे, तो दीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ डिजास्टर, है ना। तो ये सारे क्या है, लेकिन एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर है, तो ये क्या कंट्रोल किए जा सकते हैं। जैसे अभी आपने न्यूज देखा होगा कि अब जो ट्रम्प हैं, अब ये एक्शन लेने जा रहे हैं कि हाँ रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है हम इसको कैसे रोक सकते हैं, है ना। हालांकि यूक्रेन तैयार नहीं है, क्योंकि पहले तो यूएसए ने काफी सारी फंडिंग कर दी यूक्रेन को कि तुम चलो जवान तुम युद्ध करो हम तुम्हारे साथ हैं। राइट, अब ट्रम्प का कहना है कि भैया अमेरिका ने बहुत पैसे दे दिए, ठीक है, अब हम अपने पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, तुम पिद्दी जैसे देश, तुम्हारे पास अपने पैसे हम क्यों बर्बाद करें। राइट, तो अमेरिका अब ये कह रहा है कि अब जो है वो यूक्रेन को पैसे नहीं देगा, ठीक है, अब जो है वो यूक्रेन को पैसे नहीं देगा और इस युद्ध को द वॉर हैज टू स्टॉप, ठीक है। और यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है, यूक्रेन का कहना है कि भैया ऐसा है कि हम युद्ध तो रोक सकते हैं, लेकिन आप ये तो सोचो जो हमारी जो जमीनें हैं जो ऑलरेडी रशिया ने ऑक्यूपाई कर रखी हैं वो हमें वापस तो दिलाओ। राइट, एंड ऑन दी अदर हैंड रशिया ये कह रहा है कि यार जो हमने कब्जा कर लिया वो हमारा, है ना, जिसके हाथ में लक्ष्मी वो उसकी। दिस इज द रूल ऑफ द सोसाइटी, नो, कि जिसमें हाथ में जिसके हाथ में पैसा है वो उसका। तो रशिया का कहना है कि यार हमने इतना खर्चा किया है वॉर पर और हमने जो एरिया ऑक्यूपाई किया है अब हम वो वापस नहीं करेंगे, है ना। सब लोग इंडिया तो नहीं है कि 1971 में बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ वॉर जीतने के बाद भी हमने शिमला एग्रीमेंट साइन किया और हमने अपने हिस्से वापस, जो हमारा कश्मीर है पीओके है, वो हमने वापस ही नहीं लिया। सब लोग इंडिया तो नहीं है। राइट, तो रशिया बोल रहा है हम वापस नहीं करेंगे, तो लेट्स सी इसमें क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिजास्टर, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर। अब डिजास्टर का एक और टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है। कुछ डिजास्टर जो होते हैं वो स्लो ऑनसेट डिजास्टर होते हैं, कुछ डिजास्टर जो होते हैं वो स्लो ऑनसेट, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, है ना, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज डिजास्टर क्या है। अब क्लाइमेट चेंज ऐसा तो नहीं कि आप आज सो के उठे, है ना, आज आप रात में सोए और आपने देखा कि यार बढ़िया टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, कल आप उठे और देखा आपने कि यार आसपास सब कुछ डेजर्ट बन चुका है, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। या फिर आप आज ने देखा कि आज 20 डिग्री टेम्परेचर है, आप कल सुबह उठे और अचानक से 45 डिग्री टेम्परेचर हो गया, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो स्लो प्रोसेस, ठीक है, इट्स अ स्लो एंड अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ही ग्रेजुअली होता है। राइट, आपने काफी टाइम से सुना होगा, पहले क्योटो प्रोटोकॉल था, फिर पेरिस एग्रीमेंट था, है ना। पेरिस एग्रीमेंट जो साइन किया गया तो उसमें बोला गया कि ग्रेजुअली जो है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को हम एमिशन को कम करने के लिए ग्लोबल कम्युनिटी जो है वो काम करेगी, ठीक है। फिर आईपीसीसी ने रिपोर्ट जारी की, आईपीसीसी ने क्या कहा कि यार 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा और डिजास्टर आने बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, ठीक है।
अगर किसी ने बात नहीं मानी, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है दैट इज 14 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और अभी आप देखेंगे तो टेम्परेचर जो है वो ऑलरेडी 1.5 डिग्री टेम्परेचर अर्थ का बढ़ चुका है, राइट। तो आप देख रहे होंगे कि फ्रीक्वेंटली बहुत सारे डिजास्टर आप देखने को आपको मिल रहे होंगे, जैसे कि रिसेंटली अभी लैंडस्लाइड आया केरला में, उत्तराखंड में भी आया था, है ना। पाकिस्तान में फ्लड आया, दुबई में बारिश हो रही थी, है ना, सहारा डेजर्ट में भी बारिश हो रही थी, ठीक राइट। अभी आप देख लो नवंबर, मिड नवंबर चल रहा है और सर्दियों की जगह यहाँ पर धूप निकल रही है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। नेक्स्ट जो डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन इज आल्सो अ ग्रेजुअल प्रोसेस, है ना। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारे आप पेड़ काट दो और अगले दिन पूरा का पूरा एरिया जो है वो डेजर्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो सॉइल डिग्रेडेशन, कहीं का भी जो मिट्टी है वो ग्रेजुअली ही डिग्रेड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पंजाब हरियाणा जाओगे, है ना, पंजाब हरियाणा में क्या हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, है ना। पंजाब हरियाणा में क्या हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। उस टाइम पंजाब और हरियाणा का जो सॉइल था दैट वाज वेरी मच फर्टाइल, है ना, द सॉइल वाज वेरी मच फर्टाइल। बट क्या हुआ, ग्रेजुअली यहाँ पर क्योंकि गवर्नमेंट ने फ्री वाटर दिया फॉर इरिगेशन पर्पस, है ना, फ्री पावर सप्लाई दी, राइट। और इंडियंस की तो आदत है ना, हमारी तो आदत है, कोई भी चीज अगर हमें फ्री मिल जाती है तो जरूरत हो या ना हो उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जब सब कुछ फ्री कर दिया तो पंजाब और हरियाणा के लोगों ने क्या किया कि एक्सेसिव इरिगेशन करना शुरू किया, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी उससे ज्यादा इरिगेशन करना शुरू किया। अब ज्यादा इरिगेशन करोगे तो क्या होगा उससे, एक तो देखो वाटर वेस्ट होगा, ठीक है। आपको अगर दिन भर में 4 लीटर पानी पीना चाहिए और आप 10 लीटर पीने लग जाओ तो क्लास तो नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। तो कहाँ बैठे रहोगे वो आपको भी पता है ना। तो जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो उससे ज्यादा अगर कोई भी चीज यूज करोगे तो जाहिर सी बात है इट विल ग्रेजुअली लीड्स टू डिजास्टर। एनीथिंग आपकी पर्सनल लाइफ में भी अगर आप हद से ज्यादा इंफीरियर फील कर रहे हो, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अगर आप में हद से ज्यादा है, और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ग्रेजुअली आती है, किसी ने बोल दिया कि यार आप तो अच्छे नहीं दिखते, किसी ने बोल दिया यार तेरे से तो यूपीएससी नहीं होगा, किसी ने बोल दिया यार तुमसे तो जिंदगी में कुछ ही नहीं होगा, मान लीजिए किसी ने बोल दिया आपको। तो ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आप में कोई क्या कर रहा है, इनकलकेट कर रहा है, ठीक है। ग्रेजुअली जब ये इनकलकेशन बहुत लंबे ड्यूरेशन तक होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद ही सोचने लगोगे कि यार किसी काम का नहीं हूं, कुछ नहीं होगा, राइट। इट इज इक्विवेलेंट टू डिजास्टर और नॉट, इट इज इक्विवेलेंट टू डिजास्टर और नॉट, यस, राइट। तो ये भी एक तरीके का डिजास्टर ही है ना। तो ग्रेजुअली अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा की जाए तो इट लीड्स टू डिजास्टर, ठीक है। आप जरूरत से ज्यादा सोएं, आप जरूरत से ज्यादा पढ़ें, आप जरूरत से ज्यादा टाइम पास करें, जरूरत से ज्यादा आप फोन चलाएं तो ऑब्वियसली ग्रेजुअली इट विल लीड्स टू डिजास्टर, ठीक है। और उसके बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे, है ना। तो सॉइल डिग्रेडेशन जो है पंजाब एंड हरियाणा में हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि वहां के लोग जब बहुत ज्यादा इरिगेशन करने लग गए, राइट। अब एक्सेसिव इरिगेशन से क्या होगा, जो सॉइल है, राइट, there is a term called as soil salinization. What is soil salinization? इसमें क्या होता है कि मान लीजिए मिट्टी है, मिट्टी में सॉल्ट होते हैं, ठीक है। वाटर है, वाटर में भी सॉल्ट कंपोनेंट होते हैं, राइट। तो वाटर के जो सॉल्ट कंपोनेंट है, अगर इफ यू विल ऐड द वाटर टू दिस, सॉरी, इफ यू विल ऐड वाटर टू दिस सॉइल, ठीक है, तो क्या होगा इस केस में, वाटर जो भी नीडेड होगा सॉइल में इट विल एब्जॉर्ब, ठीक है, इट विल एब्जॉर्ब। लेकिन जितनी वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी,
ठीक है, रिक्वायरमेंट जो नहीं होगी इट विल स्टार्ट स्टैग्नेटिंग हेयर, है ना, यहाँ पे पानी जमा होने लगेगा एंड ग्रेजुअली विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इट विल इवेपोरेट। ठीक है, बट वाटर का इवेपोरेशन हो रहा है, जो सॉल्ट कंटेंट है, सॉल्ट कंटेंट ऑफ द वाटर विल रिसाइड हेयर ओनली, वो यहीं पे रह जाएंगे, राइट, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज सॉइल सैलिनाइजेशन, राइट। इसके कारण जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा बेसिक या एसिडिक हो जाता है, राइट, एंड देन ग्रेजुअली इट बिकम्स अनफिट फॉर द एग्रीकल्चर। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई सॉइल डिग्रेडेशन होना शुरू हुआ पंजाब और हरियाणा में आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ड्रॉट कंडीशन, ऑल दिस कंडीशन आर स्लो प्रोसेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर बारिश का टाइम है और एक दिन बारिश नहीं हुई तो देयर इज अ ड्रॉट, राइट, पूरे सीजन अगर बारिश नहीं हुई तो वहां पर ड्रॉट कहा जाएगा ना। ड्रॉट के भी बहुत सारे टाइप हैं दैट यू माइट हैव स्टडीड इन योर ज्योग्राफी सेक्शन, राइट। तो ड्रॉट के भी बहुत सारे टाइप है। एक जो सीवियर ड्रॉट होता है, सीवियर ड्रॉट का मतलब ये हुआ कि वहां पर कुछ सालों से बारिश ना हुई हो, है ना, तो वो कंडीशन वहां पर सीरियस ड्रॉट कहा जाएगा, दैट इज ऑल्सो अ स्लो प्रोसेस। ठीक है, नाउ व्हाट इज रैपिड ऑनसेट डिजास्टर, लाइक अर्थक्वेक, दीज आर क्विक डिजास्टर, साइक्लोन, फ्लड, सुनामी, है ना। गवर्नमेंट जो है वो अर्ली वार्निंग डिटेक्शन के थ्रू आपको 24 आवर्स और 48 आवर्स पहले इन्फॉर्म करती है ना। अगर आप बहुत लकी हुए, राइट, तो ये दिस कैन बी 72 आवर्स, राइट। हालांकि अभी गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि आईएमडी को और रिसर्च करना चाहिए ताकि जो अर्ली वार्निंग डिटेक्शन सिस्टम है इसका जो टाइम लेंथ है, जो ड्यूरेशन है, उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, बट फिलहाल इतना ही। तो अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड, ये जो है वो तुरंत आते हैं और तुरंत खत्म भी हो जाते हैं। ठीक है, जो जल्दी आएगा वो जल्दी जाएगा भी। ठीक है, तो जितनी जल्दी जल्दी आप करोगे चीजें उतनी जल्दी जल्दी वो चीजें खत्म भी हो जाएंगी। स्लो प्रोसेस रखो। ठीक है, आप सोचोगे आप सोचोगे कि एक ही दिन में 12 घंटे पढ़ ले, राइट, तो क्या होगा, एक महीने के बाद एग्जॉस्ट हो जाओगे। ठीक है, तो स्लो प्रोसेस रखो कि यार हर दिन जो है हम 7 घंटे 8 घंटे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक और संडे को ब्रेक लेंगे, तो क्या होगा, एक लंबे टाइम तक सस्टेनेबल रहेगा ये। ठीक है, अच्छा, तो ये तुरंत ही आते हैं और तुरंत ही डिसिपेट भी हो जाते हैं, राइट, जबकि स्लो ऑनसेट डिजास्टर इट टेक्स लॉन्गर ड्यूरेशन, राइट, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस और ये लंबे टाइम तक रहते भी हैं, राइट। तो कैन यू टेल मी कि प्रिकॉशनरी मेजर्स हम रैपिड ऑनसेट डिजास्टर के केस में ले सकते हैं या स्लो ऑनसेट डिजास्टर के केस में ले सकते हैं? रैपिड मेजर्स हम किस केस में ले सकते हैं, है ना, प्रिवेंटिव मेजर्स सॉरी, हम किस केस में ले सकते हैं? इट कैन बी स्लो ऑनसेट डिजास्टर, है ना, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम क्या कोशिश करेंगे कि यार ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन हो वो कम से कम हो, है ना। डेजर्टिफिकेशन हो रहा है तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम एफॉरेस्टेशन करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो प्रिकॉशनरी मेजर कैन बी टेकन, है ना, प्रिकॉशनरी मेजर कैन बी टेकन इन द केस ऑफ स्लो ऑनसेट डिजास्टर, राइट। तो स्लो ऑनसेट डिजास्टर को रोका जा सकता है। ठीक है, रैपिड ऑनसेट डिजास्टर को रोकना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आप इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर जो है वो बहुत तेजी से नहीं ले सकते। ठीक है, बहुत ज्यादा आप क्या कर लोगे, आप जो है वो अर्थक्वेक जैसे आ रहा है, साइक्लोन आ रहा था, वो पर्टिकुलर एरिया खाली करवा दोगे, है ना, ये करोगे। या फिर आप जो है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे जिसका इम्पैक्ट जो है अर्थक्वेक का इम्पैक्ट जो है वो उसके ऊपर कम हो, ये कर सकते हैं आप। रैपिड ऑनसेट डिजास्टर केस में यही हो सकता है, बट स्लो ऑनसेट डिजास्टर के केस में
सॉइल डिग्रेडेशन, ड्रॉट के केस में क्या रिस्पेक्टिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर? ऑलराइट, now if this is clear, let me discuss the question. This question came in 2019, 2019 का क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन आप देखिए, पहले आप सॉल्व कैसे करेंगे, पहले टेक्निक को समझ। ठीक, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले we'll just read the question twice. क्वेश्चन को हम दो बारी पढ़ेंगे, ठीक है? So let's read the question twice. Vulnerability is an essential element for defining disaster impact and its threat to the people. Right? How and in what way can vulnerability to disaster can be characterized? Discuss different type of vulnerability with reference to disaster. ठीक है, तो क्वेश्चन इज ऑल अबाउट वल्नरेबिलिटी, ठीक है, हाउ इट कैन बी कैटेगराइज्ड एंड टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन हैव मेजरली टू पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में दे हैव गिवन द अबाउट वल्नरेबिलिटी, दैट मीन्स कि इन इंट्रो यू विल राइट अबाउट वल्नरेबिलिटी। ठीक है, कि वल्नरेबिलिटी का हमने डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है, और वो किस तरीके से डिजास्टर का इम्पैक्ट करता है, सॉरी किस तरीके से डिजास्टर के कारण लोग वल्नरेबल होते हैं, वो हमने इसमें लिख दिया। राइट, क्वेश्चन सेज हाउ एंड इन व्हाट वे वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर कैन बी कैरेक्टराइज्ड। राइट, तो इसमें मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए थे, साइंटिफिक अप्रोच एंड पॉलिसी अप्रोच, है ना? हियर इट इज। राइट, तो ये आप दो अप्रोच इसमें ऐड करोगे। राइट, या साइंटिफिक तरीके से भी वल्नरेबिलिटी को कैरेक्टराइज किया जा सकता है और पॉलिसी अप्रोच से भी वल्नरेबिलिटी को कैरेक्टराइज किया जा सकता है। ठीक है, तो आपने क्या डिफाइन कर दिया? साइंटिफिक अप्रोच डिफाइन कर दिया, वल्नरेबिलिटी अप्रोच डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया मेन बॉडी। ठीक है, ये आपने क्या लिख दिया? मेन बॉडी। मेन बॉडी का मतलब क्या हुआ? पहले आप देख लीजिए आंसर का स्ट्रक्चर कैसे करना है आपको। सबसे पहले आंसर में वी राइट अबाउट इंट्रोडक्शन, ठीक है, देन वी राइट मेन बॉडी, द टर्म शुड नॉट बी देयर। राइट, मेन बॉडी मतलब जो सारे जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमें वो लिखना है, एंड इन द लास्ट वी विल राइट कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन क्या होगा? क्वेश्चन को जब आप दो तीन बार पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि क्वेश्चन किस बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन जो है आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इट्स ऑल अबाउट वल्नरेबिलिटी। राइट, तो इंट्रोडक्शन में यू विल राइट वल्नरेबिलिटी, ठीक है, हाउ इट इम्पैक्ट, ठीक है, प्लस briefly you will write about the type of vulnerability. So basically in introduction we try to write all the part of the question, we try to address all part of the question। ठीक है, अच्छा, आफ्टर दैट इन द मेन बॉडी आप क्या करेंगे? मेन बॉडी में आप क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वल्नरेबिलिटी को कैसे कैरेक्टराइज किया जाए। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या किया? फिर से वल्नरेबिलिटी का आपने थोड़ा सा डेफिनेशन लिखा, एंड आफ्टर दैट आपने यहाँ पे साइंटिफिक और पॉलिसी अप्रोच यहाँ पर आपने लिखा। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट इज आस्किंग अबाउट द टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी। तो टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी, सोशल वल्नरेबिलिटी, है ना, एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटी। राइट, तो ये सारे जो टाइप्स हैं आप उसको लिखेंगे, एंड बट द क्वेश्चन इज सेइंग कि डिस्कस द टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी विद रेफरेंस टू डिजास्टर, है ना? तो यहाँ पर इसका मतलब क्या कि डिजास्टर का कि आप एक एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल देने के बाद आप जो है
उसको क्या करेंगे, वल्नरेबिलिटी के टाइप को डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला, और रिसेंट एग्जांपल लेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। अब आप डिफाइन कर रहे हैं इसके टाइप्स को, तो आप क्या करेंगे कि जैसे आपने यहाँ पे साइक्लोन आया था इंडिया में, है ना, तो आपने साइक्लोन के बारे में लिखा, ठीक है, या फिर आपने लैंडस्लाइड के बारे में लिखा। अब आपने लिखा कि इकोनॉमिक उसका वल्नरेबिलिटी किस तरीके से होगा, सोशल वल्नरेबिलिटी क्या होगी, फिजिकल वल्नरेबिलिटी क्या होगी। तो आपने क्या किया, एक एग्जांपल दे करके पूरा चीज जो है आपने उसको समझाई, ठीक है। एंड इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। कोशिश ये करिएगा कि एक आध फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। जैसे अगर टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी पूछ रहा है तो आपने यहाँ पे क्या किया, फ्लो चार्ट बना दिया कि यार दिस इज वल्नरेबिलिटी, है ना। जैसे फ्लो चार्ट कैसे बना रहे हैं आप, यहाँ पर आपने लिख दिया, ठीक है। और ये आपने टाइप्स यहाँ पर लिख दिया, इकोनॉमिक, सोशल, environmental, attitudinal, physical, right? आपने एक फ्लो चार्ट भी बना दिया। एंड इन द लास्ट यू विल ऐड द कंक्लूजन, ठीक है। लास्ट में आपने क्या किया, कंक्लूजन लिख दिया, सब कंक्लूड किया। कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, जो भी आपने आंसर लिखा होगा मेन बॉडी में उसको समराइज करके एक पॉजिटिव नोट के साथ उसको हमने एंड करना है, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल राइट द आंसर, ठीक है। तो यहां तक कंप्लीट हो गया, राइट। देखिए डिजास्टर कोई बहुत मुश्किल नहीं है, राइट। बट इसको थोड़ा सा अगर हम समझ लें कि किस तरीके से करना है, इसमें मार्क्स आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे, है ना। अगर आपने इसको ठीक से कॉन्सेप्ट समझ रखे हैं, आपने आपने करंट अफेयर्स पढ़ रखा है, राइट। जैसे जब करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी उसमें बताया जाएगा कि करंट अफेयर्स लिंक कैसे करना है स्टैटिक से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लिंक करना भी नहीं आता। करंट अफेयर्स को स्टैटिक पोर्शन से लिंक करके मेंस में आंसर कैसे लिखना है ये बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। तो वो बताया जाएगा करंट अफेयर्स की क्लासेस में, है ना, कि किस तरीके से लिंक किया जाता है, आंसर ना आए तो भी कैसे लिखा जाता है, राइट। ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो आप जो है आज ये क्वेश्चन का आंसर खुद से लिखिएगा, ठीक है, खुद से लिखिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। ऑलराइट, क्लियर। चलिए, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।